मुझे एक अजीब सा माहौल नजर आता है, एक ऐसी लगातार चाहत जिसकी कई लोग लालसा रखते हैं, पर कुछ ही इसे स्वीकार करने का साहस करते हैं। आप समृद्धि चाहते हैं, फिर भी मन ही मन आप अपनी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, और यह सवाल आपको जड़ बना देता है। क्या पर्याप्त बुद्धिमत्ता की कमी ही वास्तव में वह है जो आपको प्रचुरता प्राप्त करने से रोकती है, या कुछ और भी है, एक ऐसा छिपा हुआ तत्व जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं? मुझे एक घटना सुनाने की अनुमति दें। बचपन में मैं वर्जीनिया के पाउंड नामक एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां मैंने गौर अभाव में जीवन जिया। मेरी मां लगभग 10 साल की उम्र में गुजर गईं और 2 साल बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली मां ने एक साधारण सी बात से मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि शायद मैं धरती पर सबसे चतुर व्यक्ति था, लेकिन वे मेरी बुद्धिमत्ता का प्रबंधन करना नहीं जानते थे। उसी क्षण मेरे अंदर कुछ पनपा, यह विश्वास कि सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं है जब तक उसे कुछ ठोस बनाने के लिए इस्तेमाल करना न सीखो। 13 साल की उम्र में मैं पहले से ही माउंटेन रिपोर्टर नामक क्षेत्र के एक छोटे से समाचार पत्र के साथ काम करता था। मैं एक ऐसा लड़का था जो वित्तीय बाधाओं के बावजूद सीमाओं को पार करने की तीव्र इच्छा रखता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि कई समझदार व्यक्ति विचारों से भरे होते हैं, फिर भी वे उन विचारों को स्थायी समृद्धि में कभी नहीं बदलते। बाद में मुझे एक ऐसी हस्ती से बातचीत करने का अवसर मिला जिसने जीवन के प्रति मेरी धारणा को पूरी तरह बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय अमेरिकी क्षेत्र के सबसे धनी और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने मुझे एक असाधारण प्रस्ताव दिया। व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा देने वाले कारकों की गहराई से जांच करना, यह केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि विजय के लिए एक ऐसा तरीका उजागर करने का एक आह्वान था जिसे कोई भी इंसान एक ठोस उद्देश्य के साथ अपने जीवन पथ में लागू कर सकता था। इस घटना ने मेरे भविष्य को नया रूप दिया। यह वह सवाल है जिसे अनगिनत लोग अनदेखा करते हैं। धन की कमी का मतलब हमेशा बुद्धि की कमी नहीं होता। अक्सर यह एक उद्देश्य की शून्यता को दर्शाता है, एक सुविचारित योजना का अभाव, एक ऐसे सुसंगठित मन की अनुपस्थिति जो सोच को क्रियान्वयन की ओर निर्देशित करे। क्या आपने कभी उन शानदार अंतर्दृष्टियों के बारे में सोचा है जो आपको मिली, और उनमें से कितनी आपने वास्तव में साकार की? कितनी आकांक्षाओं को आपने यह मानते हुए बिखरने दिया कि आप उन्हें साकार करने के लिए पर्याप्त समझदार नहीं थे? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आंतरिक भावना आपकी आत्मा में गूंज चुकी है। यदि मुझ में बुद्धि होती तो मैं पहले ही उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर चुका होता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस चीज की आपको कमी है वह बौद्धिक क्षमता नहीं, बल्कि एक योजना, एक आदत, एक कार्य प्रणाली है। और यह कार्य प्रणाली वास्तविक है। यह कोई साधारण तरकीब नहीं है, न ही कोई निराधार गारंटी। ये दशकों के शोध, सैकड़ों ऐसे पुरुषों और महिलाओं के साथ बातचीत से उत्पन्न होती है जिन्होंने दौलत बनाई, साम्राज्य स्थापित किए और अपने जीवन को नया आकार दिया। इस प्रस्तुति के दौरान मैं उन कारणों को उजागर करूंगा कि क्यों कई लोग वित्तीय रूप से समृद्ध नहीं होते, भले ही उनमें बुद्धि हो, और आप इस क्रम को कैसे तोड़ सकते हैं। मैं उन मुख्य मनोवैज्ञानिक बाधाओं की व्याख्या करूंगा जो व्यक्तियों को आर्थिक ठहराव में बांधे रखती हैं। साथ ही आपको वही सिद्धांत प्रदान करूंगा जिन्होंने मेरे युग के महान हासिल करने वालों को गढ़ा। समझने के लिए तैयार रहे, वास्तविक प्रचुरता केवल तर्क से नहीं बल्कि विचार की स्पष्टता, दृढ़ता और एक अटूट विश्वास से आती है कि जो मन कल्पना कर सकता है और संभव मान सकता है, वह मन उसे साकार भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी के साथ अपनी लंबी बातचीत को याद करते हुए मुझे लगता है कि कई लोग तीक्ष्ण बुद्धि को दिशा से जोड़ते हैं। कार्नेगी ने मुझे एक कहावत बताई थी जो आज भी मेरे अंदर गूंजती है। एक इंसान में विशाल मानसिक क्षमता हो सकती है, लेकिन यदि उसका मन बिना दिशा के है तो वह एक बेकाबू घोड़े जैसा होगा, शक्तिशाली, फिर भी अपने सवार को वांछित गंतव्य तक पहुंचाने में अप्रभावी।
और यह वास्तविकता उन भीड़ को देखकर स्पष्ट होती है जो शहरी केंद्रों की सड़कों पर भटकती है, सक्षम, मेहनती, आकांक्षाओं से भरे व्यक्ति, और फिर भी भय, अनिश्चितता और पर्याप्त योग्य न होने के एक छिपे हुए विश्वास से फंसे हुए लोग। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग गलतियां करने पर खुद को अज्ञानी के रूप में आत्म मूल्यांकन करते हैं, भले ही वे अपने अंदर जानते हों कि उनका जीवन भारी जिम्मेदारियों और दुर्लभ अवसरों से आकार लिया है? आपने खुद कितनी बार ऐसा किया है? अपनी पत्रकारिता यात्रा के दौरान मैंने उल्लेखनीय बुद्धि वाले व्यक्तियों को यह मानते हुए अपने जीवन को बर्बाद करते देखा कि योग्यता ही नियति थी। हालांकि नियति बिना विचार विमर्श के नहीं बनती। मुझे एक साहसी आविष्कारक याद है जिससे मैं 20 के दशक में न्यूयॉर्क में मिला था। उसके पास एक प्रतिभाशाली दिमाग था और एक ऐसा आविष्कार था जो छोटे व्यापारियों के अपने स्टॉक का प्रबंधन करने के तरीके को बदल सकता था। फिर भी वह संभावित वित्तदाताओं के सामने अपने प्रस्ताव को रखने के डर से वश में था। वह लगातार कहता था, यह अभी पर्याप्त अच्छा नहीं है, मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है। और इस तरह महीने और फिर साल बीत गए, जब तक कि कम विकसित अवधारणाओं वाले अन्य नवप्रवर्तकों ने बाजार में उसका स्थान नहीं ले लिया। उसकी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं थी, जो चीज उसे नहीं मिल रही थी वह था साहस। क्या आपने कभी देखा है कि कितनी बार आशंका उन तार्किक बहानों के पीछे छिप जाती है जो समझदार लगते हैं लेकिन वास्तव में कुशलता से गढ़े गए बहाने होते हैं? एक अवसर पर मैंने हेनरी फोर्ड के साथ एक बैठक में भाग लिया जिनकी दृढ़ता ने अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र को फिर से आकार दिया। फोर्ड को दिलचस्प बात यह है कि उनके आलोचकों द्वारा उज्जवल बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। कई लोग उनकी सादगी से उनका मूल्यांकन करते थे। फिर भी उनमें एक ऐसा गुण था जो किसी भी अकादमिक चमक से परे है, विचार विमर्श करने और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता। जब उन्हें बताया गया कि उनके प्रसिद्ध V8 इंजन को बनाना असंभव था तो उन्होंने बस जवाब दिया, सफलता प्राप्त होने तक प्रयास जारी रखें, और उन्होंने सफल होकर दिखाया। फोर्ड ने प्रदर्शित किया कि तीक्ष्ण बुद्धि का माप उस ज्ञान से नहीं होता जो किसी के पास होता है, बल्कि उससे होता है जो उस ज्ञान के साथ किया जा सकता है। कार्यधन का निर्माण करते हैं, अनिर्णय वित्तीय बोझ उत्पन्न करते हैं। लगभग उसी समय मैं पहले ही इस बात से आश्वस्त हो चुका था कि समृद्धि का मुख्य शत्रु गलत जानकारी नहीं बल्कि भय है। और यह निश्चितता तब और बढ़ गई जब मैंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार के रूप में अपनी गतिविधियां शुरू की। देश एक गंभीर वित्तीय अस्थिरता के परिदृश्य का सामना कर रहा था और मैंने करीब से देखा कि कैसे व्यापक आशंका सबसे योग्य व्यक्तियों को भी अक्षम कर सकती है। यह केवल एक संयोग नहीं है कि रूजवेल्ट ने कहा था कि एकमात्र चीज जिससे डरना है वह स्वयं डर है, और वह कितने सही थे। यह घटनाएं नहीं थीं जिन्होंने कई अमेरिकियों के जीवन को बर्बाद कर दिया, बल्कि वह खामोश आतंक था जिसने उन्हें अपने उद्देश्यों को शुरू करने से पहले ही छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और चूंकि हम भय के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो मुझे एक विशेष बात साझा करने दें, कुछ ऐसा जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि मैं खुद से सवाल कर रहा था कि क्या मेरा सारा समर्पण वास्तव में प्रासंगिक था। देर रात की वो रातें थीं आत्मनिरीक्षण ध्यान की, जिनमें मन हमारी कमजोरियों को उजागर करने पर जोर देता है। मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेला भटक रहा था, असफलताओं का बोझ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी स्थिरता हासिल कर पाऊंगा। तभी मैं एक प्रकाशित प्रदर्शनी के सामने रुका जहां मेरी अपनी लिखी एक किताब रखी थी। मैं कुछ ही सेकंड के लिए स्थिर रहा। अध्ययन, प्रयास और समर्पण के युगों का वह ठोस प्रमाण वहां था, और फिर भी मैं अपने ही विश्वास में डगमगा गया। उस दृश्य का एहसास, उस किताब पर अपना नाम लिखा देखना मुझे उदासी और सांत्वना का मिश्रण दिया। उदासी यह देखकर
कि मैंने उस पल भय को खुद पर कितना हावी होने दिया था। सांत्वना यह याद करके कि मैं पहले भी अनगिनत अन्य कठिनाइयों को पार कर चुका था। ठीक उसी क्षण मैंने खुद से कहा, यदि मैं कल्पना कर सका तो मैं साकार भी कर सकता हूं। और मैं पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चला। और इस क्षण मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आप पराजित महसूस करते हुए गलियों में चले हैं, हालांकि आप जानते थे कि आप कहीं अधिक करने में सक्षम हैं? कितनी बार आपने दूसरों के मूल्यांकन, असफलता, निंदा के डर से कार्रवाई से परहेज किया है? कितने अवसर आपने गंवाए, इसलिए नहीं कि बुद्धि की कमी थी, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण? कई लोग धन से बचते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही इससे डरने, इस पर संदेह करने, यह मानने के लिए सिखाया गया है कि यह केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का है। यह भ्रामक है। समृद्धि उसी की होती है जो उसे विकसित करने की आदत डालता है। और इस गहन विचार को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सरल पर महत्वपूर्ण कार्य का अनुरोध करता हूं। यदि अब तक जो प्रस्तुत किया गया है वह आपको समझ में आया है, यदि आप हर शब्द को अमूल्य मान रहे हैं, तो अपनी स्वीकृति दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक मामूली बात लग सकती है, लेकिन ऐसा रवैया इस प्रयास को मजबूत करता है और अधिक व्यक्तियों को इस ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह उपजाऊ भूमि में एक बीज बोने जैसा है। कार्य छोटा है, लेकिन फसलें विशाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सफलता के बारे में अपनी जांच के दौरान मैंने पाया कि अधिकांश धनी व्यक्तियों ने कभी संयोग पर भरोसा नहीं किया, बल्कि निरंतर अभ्यास पर निर्भर रहे। और 70 के दशक से पहले के मनोविज्ञान के शोध इस धारणा की पुष्टि करते हैं। विद्वानों ने देखा कि मानव व्यवहार दिनचर्या को दोहराने की ओर प्रवृत्त होता है। जो आप रोज करते हैं वह आपके अस्तित्व, आपकी सोच और आपके भविष्य को आकार देता है। इसीलिए समृद्धि प्रतिभा से नहीं आती, यह दृढ़ता का परिणाम है। और दृढ़ता एक ऐसा गुण है जिसे कोई भी इंसान, यहां तक कि वह भी जो खुद को बहुत बुद्धिमान नहीं मानता है, विकसित कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि आप केवल 30 दिनों के लिए प्रतिदिन कुछ पल अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपने उद्देश्यों को परिभाषित करने और उनके अनुसार कार्य करने में समर्पित करें? यह अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा मामूली, निरंतर अभ्यास किए गए कार्यों से ही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है जो मैंने अपने युग की सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान सीखा है। समृद्धि कोई इनाम नहीं, बल्कि एक दर्पण है। यह मन की कठोरता, आत्मनियंत्रण और दूसरों के हार मानने पर भी आगे बढ़ने के साहस का दर्पण है। कई लोग बुद्धि की कमी के कारण नहीं, बल्कि यह मानकर असफल होते हैं कि समृद्धि के लिए एक विशेष योग्यता चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता केवल पहला कदम उठाने और न रुकने की इच्छा है। दशकों तक जिन लोगों का मैंने साक्षात्कार किया, उद्यमी, निर्माता, नेता और दूरदर्शी, उनके रास्ते को देखकर मैंने पाया कि एक मौलिक गलतफहमी है जो सफल होने वालों को स्थिर रहने वालों से अलग करती है। मानवता का एक बड़ा हिस्सा यह इंतजार करता रहता है कि उनकी बुद्धिमत्ता उनके लिए सभी बाधाओं को हल कर दे, जैसे वे मानते हों कि किसी समय परमानंद का एक क्षण, एक त्रुटिहीन अवधारणा, एक रचनात्मक विस्फोट आएगा जो उनके जीवन को अचानक बदल देगा। लेकिन सत्य अटल है। प्रेरणा का इंतजार करना गरीबी में बने रहने का सबसे परिष्कृत तरीका है। प्रेरणा केवल उन्हीं का साथ देती है जो पहले से सक्रिय हैं। ये मैंने स्वयं कठिन तरीके से सीखा। जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी के सामने बैठा तो मुझे नहीं पता था कि वह बातचीत मेरे जीवन की दिशा बदल देगी। मैं उस समय सिर्फ एक युवा, जिज्ञासु और केंद्रित पत्रकार था, लेकिन संपत्तिहीन। कार्नेगी ने मुझे विजय के सिद्धांत को खोजने और उसे मानवता को प्रदान करने की चुनौती दी, बिना इसके लिए मुझे कोई मौद्रिक प्रतिफल मिले। उस अनुरोध की दृष्टता की कल्पना करें। यात्रा करना, उस दौर की प्रमुख हस्तियों का साक्षात्कार करना, उनके रास्तों का दस्तावेजीकरण करना और सब कुछ एक ऐसी विधि में संश्लेषित करना जिसे कोई भी लागू कर सके।
और यह सब बदले में एक भी डॉलर कमाए बिना। क्या आप सहमत होते या सोचते यह मेरे लिए असंभव है, मुझ में योग्यता की कमी है, मेरे पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता नहीं है? मैं लगभग मना कर चुका था। हाँ, बाल बाल बचा। रुचि की कमी के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण। असफलता का भय, निराश होने का डर, अपनी ही ताकतों का अत्यधिक अनुमान लगाने का डर। और उस पल मैंने कुछ शक्तिशाली महसूस किया। अपनी क्षमता के बारे में अनिश्चितता एक अदृश्य कारावास है। कई लोग पूरी जिंदगी इसमें बने रहते हैं। कितनी बार आपने शायद किसी काम को शुरू करने से पहले ही खुद को बर्बाद कर दिया है, ये सोचकर कि आप पर्याप्त सक्षम नहीं थे। आपने कितने विचारों को अपने भीतर दबा दिया, इस डर से कि आपको मूर्ख समझा जाएगा। आपने कितने सपनों को यह मानकर मुरझाने दिया कि वे आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े थे। कार्नेगी ने मुझे समझाया कि जब बुद्धि केंद्रित होती है तो वह किसी भी कथित संज्ञानात्मक कमी को पार कर जाती है। और यह तब और भी स्पष्ट हो गया जब मैं थॉमस एडिसन के सामने था। एडिसन को उनकी सट्टात्मक तीक्ष्णता के लिए नहीं, बल्कि उनकी अथक लगन के लिए सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माना जाता था। उनका साक्षात्कार करते समय उन्होंने मुझे कुछ यादगार बताया कि गर्मागर्म बल्ब बनाने से पहले वे हजारों बार ठोकर खा चुके थे। और इतनी असफलताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि हर प्रयास उन्हें परिणाम के करीब ले जाता था। उन्होंने विफलताओं को नहीं देखा, उन्होंने प्रगति देखी। और यहाँ एक कच्ची वास्तविकता है। अत्यधिक बौद्धिक व्यक्ति कुछ अवसरों पर तेजी से हार मान लेते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करनी होगी। दृढ़ व्यक्ति, भले ही उन्हें प्रतिभाशाली न माना जाए, अपनी लचीलेपन से विजयी होते हैं। जीवन उन्हें पुरस्कृत करता है जो लगे रहते हैं, न कि उन्हें जो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक और आंतरिक पहलू प्रकट करना चाहता हूं। अपनी जांच के दौरान मैंने उन लोगों के बीच बार बार भावनात्मक पैटर्न देखे जो कभी धन प्राप्त नहीं कर पाए। एक साझा धारणा थी, यह विश्वास कि यह यात्रा मेरे जैसे प्राणियों के लिए बहुत कठिन है। और यह विश्वास वर्षों के बीतने के साथ लगभग एक निर्णय में बदल जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग गरीबी की वही कहानियां कैसे दोहराते हैं, जैसे ब्रह्मांड विशेष रूप से और जानबूझकर उनके खिलाफ हो? वे ऐसे कथन कहते हैं जैसे, मेरे वंश का कोई भी सदस्य सफल नहीं होता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं दुनिया में श्रम करने आया हूं, धनी बनने के लिए नहीं। ये ऐसे वाक्य हैं जो पूरे जीवन को गढ़ते हैं। मन मानता है, शरीर सहमत होता है, अस्तित्व पुष्टि करता है। और इसके विपरीत ऐसे लोग भी थे जिनके पास साधन कम होने के बावजूद एक आंतरिक और अटूट निश्चितता थी। मुझे 30 के दशक में वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों में मिले एक व्यक्ति की याद आती है। वह एक छोटी सी कार्यशाला में बिना रुके काम करता था, खेतों के औजारों की मरम्मत करता था। उसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, वह जटिल सिद्धांतों में माहिर नहीं था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय गुण था, एक शांत, विवेकपूर्ण, निरंतर दृढ़ता। जब मैंने उसके काम में इतनी लगन का कारण पूछा, उसने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वह अनुभव करे जो मुझे कभी नहीं मिला। यह वाक्य मेरी स्मृति में अंकित हो गया। यह सरल था, यह मानवीय था, और इसमें एक विशाल महत्व था। वह केवल गर्व के लिए धन नहीं चाहता था, वह अपनी संतान का मार्ग बदलना चाहता था। और इस तरह की प्रेरणा व्यक्ति को तार्किकता से परे, बुद्धिमत्ता से परे, हिचकिचाहट से परे धकेल देती है। उस पल मैंने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि संलग्न आत्मा से आती है। और चूंकि हम गहरी भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और विशेष प्रसंग साझा करने दें जिसे मैं बहुत महत्व देता हूं। अपनी जांच के एक विशेष चरण के दौरान मैंने एक अशांत दौर का सामना किया जिसने मुझे लगभग सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं थका हुआ, अभिभूत था। यह महसूस कर रहा था कि मेरी बातचीत अपेक्षित प्रगति नहीं दे रही थी। एक खास सुबह मैं एक ग्रामीण शिक्षण संस्थान में गया, जहां मुझे कुछ छात्रों को एक छोटा सा व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था।
दृढ़ता के बारे में बात करते हुए मैंने सामने की पंक्ति में बैठे एक छोटे लड़के को देखा, जिसके चेहरे पर आशावाद की चमक थी। व्याख्यान समाप्त होने पर वह मेरे पास आया और बोला, मैं वही करना चाहता हूं जो आप करते हैं। मैं तर्क करने की कला सीखना चाहता हूं। मैं अत्यधिक भावुक हो गया, रोने के कगार पर था। उस छोटे बच्चे ने मुझे अपने कार्य का आधार याद दिलाया। यह मेरे बारे में नहीं था, यह जीवन को बदलने के बारे में था। उस छाप ने मेरे मन को गरमाया और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। यह अजीब है कि कैसे कुछ अवसरों पर एक अकेली जागृत चेतना हमें वह सारा अर्थ वापस दिला देती है जो हम खो चुके थे। अब एक ऐसी सच्चाई को समझें जिसे कम ही लोग स्वीकार करते हैं। धन केवल संज्ञानात्मक योग्यता से नहीं आता, बल्कि तीक्ष्णता, भावनात्मक नियंत्रण और निरंतर प्रदर्शन के मिश्रण से आता है। और इसका एक और भी आंतरिक कारण है। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं का प्रबंधन नहीं करते, और भावनाएं तार्किकता की तुलना में उनके वित्तीय विकल्पों को कहीं अधिक निर्णायक रूप से आकार देती हैं। 70 के दशक से पहले किए गए मनोविज्ञान के शोध पहले ही बता चुके थे कि मानवीय चुनाव बड़े पैमाने पर भावनात्मक उत्तेजनाओं, भय, अनिश्चितता, पहचान की लालसा, स्थिरता की इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं। ये आवेग किसी भी परियोजना को प्रभावित करते हैं, चाहे वह कितनी भी सरलता से प्रस्तुत की जाए। और शायद आपने अपने स्वयं के जीवन में इस तथ्य को देखा होगा। आपने चिंता से प्रेरित होकर कितने मौद्रिक निर्णय लिए। डर के कारण आपने कितने सुनहरे अवसरों को अनदेखा किया। आपने कितनी बार अपने आंतरिक शून्य को भरने के लिए ऐसे संसाधनों को खर्च किया जो आपके पास नहीं थे। मुझे 40 के दशक में बात किए एक जाने माने व्यक्ति की याद है, एक उत्कृष्ट संगीतकार जिसका सफर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने का वादा करता था। उनकी क्षमता असंदिग्ध थी, उनकी रचनात्मकता उफान पर थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वे हमेशा अपनी संगीत रचनाओं को संतोषजनक गुणवत्ता वाला नहीं मानते थे कि उनका स्वर बड़े मंचों के लायक नहीं था, कि दूसरे उनसे बेहतर थे। वे अवसरों को ठुकराते थे और महत्वपूर्ण आमंत्रणों को अस्वीकार करते थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं वे निराश न कर दें। और इस तरह जबकि कम क्षमता वाले रचनाकार कोशिश करने का अवसर पाकर फले फूले, वे खुद को कोसने के चक्र में डूबते चले गए। यह याद करना कष्टप्रद है, क्योंकि उनके पास अपने युग की प्रमुख हस्तियों में से एक बनने के सभी गुण थे, लेकिन उन्होंने डर को अपना निर्णायक बनने दिया। और यह वह सीख है जो मैंने उनके जीवन यात्रा को देखकर आत्मसात की। जो असफल होने से हिचकिचाता है, वह अपनी हिचकिचाहट से ही असफल हो जाता है। भाग्य कला की ही तरह दृश्यता की मांग करता है। उसे खुद को दिखाने की अनुमति चाहिए, उसे गलती करने की छूट चाहिए। और यह वही है जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा बचता है। लेकिन जब मैंने कार्नेगी, एडिसन और फोर्ड जैसी शख्सियतों से बात की, तो मैंने एक स्पष्ट वास्तविकता महसूस की। उनमें से किसी ने भी खुद को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना। वे खुद को दृढ़ मानते थे, और दृढ़ता बुद्धिमत्ता पर भारी पड़ती है, खासकर तब जब बुद्धिमत्ता को कार्यान्वयन द्वारा दिशा न मिले। और इसी बिंदु पर हमें एक गुप्त और असाधारण शक्ति वाले शत्रु पर बात करने की आवश्यकता है। वो मान्यताएं जो हमें विरासत में मिलती हैं। हाँ, वे कथन जो हमने बचपन में सुने थे, हमारे माता पिता, पूर्वजों, देशवासियों और शिक्षकों द्वारा दोहराए गए। जैसे पैसा अपवित्र है, धनी लोग मूल्यहीन होते हैं, यह हमारे लिए नहीं बना है, जोखिम न उठाना ही बेहतर है, समय के साथ कमी की आदत पड़ जाती है। ये शब्द हमारी आत्मा में छिपी हुई जड़ों की तरह समा जाते हैं, और जब हम वयस्कता तक पहुंचते हैं तो हम इन अवधारणाओं को ऐसे स्वयं सिद्ध सत्य मानते हैं जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या आपने कभी देखा है कि ये छोटे छोटे जहरीले विचार हमारे धन के साथ व्यवहार करने के तरीके को कैसे गढ़ते हैं? कितनी बार आपने किसी अवसर को सिर्फ यह सोचकर छोड़ दिया है कि वह आपकी शख्सियत के लिए ठीक नहीं था, और अब वह हिस्सा आता है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने से कतराते हैं।
अधिकांश व्यक्ति इसलिए समृद्ध नहीं होते क्योंकि वे मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। जब आपके आसपास हर कोई बिना सोचे समझे खर्च कर रहा हो तो बचत करना मुश्किल होता है। जब आराम करने का मन करे तो पढ़ाई करना मुश्किल होता है। तत्काल सुखों को नकार कर भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल में निवेश करना अप्रिय होता है। हालांकि हर महान चीज प्रतिकूलता से ही जन्म लेती है। आराम ही साधारणता को जन्म देता है और अनुशासन ही वह मार्ग है जो आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। मुझे अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करने दें, इससे पहले कि मेरे काम को वह पहचान मिलती जो उसे बाद में मिली। मैं एक गहन शोध में लगा हुआ था, उन लोगों की अनगिनत कहानियां एकत्र कर रहा था जिन्होंने भयानक परिस्थितियों को पार किया था, और फिर भी मैं खुद गहरे संदेहों का सामना कर रहा था। मैंने अपने लगभग सभी संसाधनों को यात्राओं, साक्षात्कारों और नोट्स में निवेश कर दिया था। मेरे पास सीमित साधन थे और मैं सवाल कर रहा था कि क्या मेरा सारा प्रयास कभी फल देगा। ऐसे ही एक धुंधले दिन मैं एक साधारण होटल में ठहरा हुआ था, थका हुआ और भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर रहा था। उस रात अपने पांडुलिपियों की समीक्षा करते हुए मैं चुपचाप रोने लगा। निराशा और आशा के मिश्रण से अभिभूत था। फिर भी मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ, यह विश्वास कि अगर मैं वहीं हार मान लेता तो मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ हो जाती। यह एक दर्दनाक फिर भी मुक्तिदायक रोना था। उस साधारण कमरे में मैंने समझा कि सबसे कठिन क्षण अक्सर सबसे बड़ी उपलब्धियों की प्रस्तावना होते हैं, और इस समझ ने मेरे उद्देश्य को फिर से जगा दिया। अब मुझे आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे कई लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। समृद्धि पहले मन में प्रकट होती है और फिर जीवन में। भौतिक तल पर जो कुछ भी मौजूद है वह पहले विचार के तल पर शुरू हुआ था। जो आप सोचते हैं वह आपके कार्यों को आकार देता है, और जो आप करते हैं वह आपको बनाता है जो आप बनते हैं। यदि आपका मन बाधाएं खड़ी करता है तो आपका जीवन एक जेल बन जाता है। यदि आपका मन पुल बनाता है तो आपका जीवन एक अबाधित मार्ग बन जाता है। और इससे भी अधिक शक्तिशाली कुछ और है। आपको शुरुआत करने के लिए सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अगले कदम को जानने की जरूरत है। अगली गतिविधि, अगला निर्णय। बुद्धिमत्ता धन का प्रेरक नहीं है, आदत है, और आदत किसी भी व्यक्ति द्वारा विकसित की जा सकती है, उनकी पृष्ठभूमि, शिक्षा या स्थिति की परवाह किए बिना। सवाल यह है, क्या आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होने के आरामदायक बहाने को छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी नियति की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं? या आप अपनी विरासत में मिली मान्यताओं की छाया में जीना जारी रखेंगे, यह मानते हुए कि प्रचुरता आपके लिए नहीं बनी है? याद रखें, कमी कोई सजा नहीं है, यह ज्यादातर मामलों में एक अनैच्छिक चुनाव है, और धन कोई उपहार नहीं है, यह एक अनुशासित मन का एक स्वाभाविक परिणाम है। भावनात्मक गरीबी हालांकि वित्तीय कमी से कहीं अधिक विनाशकारी है। कई लोग अपराध बोध, शर्म, तुलना और शक्तिहीनता की भावनाओं से कैद हैं। ये भावनाएं मन की रचनात्मक शक्ति को कम करती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग लगातार निराशाओं के चक्र में फंसे रहते हैं, जैसे कि वे कुछ भी करें हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है? यह संयोग से नहीं होता है। ये भावनात्मक पैटर्न जो अक्सर बचपन में हासिल होते हैं, ये तय करते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। और जब तक आप इन पैटर्नों को नहीं बदलते, तब तक आप एक ऐसी वास्तविकता का अनुभव करते रहेंगे जो बार बार अन्यायपूर्ण लगती है। मुझे अपने जीवन के एक विशेष रूप से कठिन अध्याय के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना याद है। मैंने महीनों तक लिखने, शोध करने, नोट्स संशोधित करने, यात्रा करने, साक्षात्कार करने में बिताए थे, लेकिन मेरी प्रगति रुकी हुई लग रही थी। ऐसे ही एक दिन थका हुआ और निराश होकर मैंने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए वॉशिंगटन की सड़कों पर चलने का फैसला किया। गोधूली बेला थी और आकाश नारंगी रंग से रंगा हुआ था जो एक हल्की उदासी ला रहा था। चलते चलते मुझे एक साधारण घर की सीढ़ियों पर बैठा एक सामान्य परिवार मिला। बच्चे इतनी सच्ची खुशी से हंस रहे थे कि एक पल के लिए समय रुक सा गया।
उस दृश्य ने मेरे भीतर कुछ गहरा जगाया। मैंने अपने सीने में गर्माहट महसूस की, कोमलता और चिंतन का एक मिश्रण। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची प्रचुरता केवल उस चीज में नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि उसमें है जो हम महसूस करने, भावनात्मक रूप से बनाने और साझा करने में सक्षम हैं। और इस समझ ने समृद्धि के बारे में मेरे बात करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। वह सामान्य क्षण, एक अज्ञात परिवार, एक सहज हंसी मुझे मेरे मूल में वापस ले आया। और एक बात है जो मुझे आपको पूरी ईमानदारी से बतानी है, आपकी वित्तीय स्थिति कभी नहीं बदलेगी जब तक आपकी भावनाएं बेकाबू रहेंगी। मानव व्यवहार के अनुशासन पर 70 के दशक से बहुत पहले किए गए शोध ने पहले ही दिखा दिया था कि हमारे चुनाव तर्क से अधिक भावनाओं से निर्देशित होते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, अवसरों से बचते हैं, परियोजनाओं को बाधित करते हैं और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। भावना बुद्धि पर हावी हो जाती है जब बुद्धि के पास एक दृढ़ दिशा नहीं होती। और शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। हार मानने की वह तीव्र इच्छा, तत्काल राहत की वह चाह, वह डर जो आपको तब पंगु बना देता है जब अवसर आखिरकार आता है। हालांकि एक रास्ता है, एक वास्तविक, सुसंगत, हजारों व्यक्तियों के जीवन द्वारा सिद्ध किया गया रास्ता, जिन्होंने इन सिद्धांतों का अध्ययन, अनुप्रयोग और अनुभव किया है। और यह रास्ता एक संकल्प से शुरू होता है, अपने विचारों पर नियंत्रण करने का संकल्प। जब आप जानबूझकर चुनते हैं कि क्या सोचना है, तो आप जानबूझकर चुनते हैं कि क्या अनुभव करना है। मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप अपने स्वयं के बीज नहीं बोते हैं, तो संदेह, भय और असुरक्षा के खरपतवार पूरी जगह घेर लेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कुछ नया बोने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस पुरानी कहानी को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, कि आप जीवन के प्रतिकूल पक्ष में पैदा हुए हैं, कि अवसर आपके लिए नहीं है? क्योंकि सच्चाई यह है कि आप जिस पर बिना सवाल किए विश्वास करते हैं, वह बिना प्रतिरोध के आपकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदलकर आप अपने सामने आने वाली नियति को बदल सकते हैं। हम इस सामग्री के उपसंहार पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी यात्रा के अंत पर नहीं। यहां मैंने जो कुछ भी साझा किया है, उसे एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें, लेकिन याद रखें, यदि आप पहला कदम नहीं उठाते हैं, तो मार्गदर्शक बेकार है। धन, समृद्धि और महानता न तो सबसे बुद्धिमानों के लिए है और न ही सबसे भाग्यशाली लोगों के लिए। यह उन दृढ़ संकल्पित, अनुशासित लोगों से संबंधित है जो यह निर्णय लेते हैं कि उनके लक्ष्य उनके संघर्ष के योग्य हैं। और समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम प्रभावशाली बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो इस वीडियो का पूरा सार प्रस्तुत करती है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वह ब्रह्मांड पर राज्य करता है। जो इसकी उपेक्षा करता है, वह अपनी ही कहानी का कैदी बन जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।